नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशांत सिंह। आप सब देख रहे हो सुशांत सिंह यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज हम बहुत दिनों बाद एक कोई न्यू टॉपिक लेके आ गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर रहे थे। तो करते हैं वीडियो की स्टार्ट। हाल ही की खोजों ने मिथकों की सत्यता को प्रमाणित करने में मदद की है। फिर भी यहाँ पर महसूस करना महत्वपूर्ण है कि पुरातत्व हमारे अतीत के ज्ञान की वृद्धि कर रहा है। अब तक जिसे अज्ञात क्षेत्र माना जाता था, उसका अब वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है। स्रोत इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन स्रोतों के आधार पर हम अपने अतीत का पूर्ण निर्माण करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के पूर्ण निर्माण के लिए हमारे पास विभिन्न स्रोत हैं। मोटे तौर पर उन्हें दो मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: साहित्यिक और पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य, महाकाव्य, पुराण, संगम, जैन साहित्य, प्राचीन जीवनियां, कविता और नाटक शामिल किया जा सकता है। पुरातत्व के अंतर्गत हम पुरातात्विक अन्वेषणों और उत्खनन के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले पुरालेखों, मुद्राओं और स्थापत्य अन्वेषणों पर विचार कर सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य उन अवधियों के लिए अपरिहार्य है जिनके पास कोई लेख नहीं था। सभी पुरावेश मंदिर से मिले अभिलेख और लिखित दस्तावेजों के रूप में तालपत्र, ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियां, खंभों, चट्टानों, तांबे की तस्तरी, मृद भांड पर शिलालेखों को प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। इतिहासकारों द्वारा इनका उपयोग लेख, किताबों या लिखित इतिहास को किसी भी रूप को लिखने के लिए किया जाता है जो बाद के स्रोतकर्ता द्वारा उपयोग किए जाते हैं, और इसलिए ये द्वितीयक के स्रोत कहलाते हैं। लिखित प्राथमिकता स्रोत दो प्रकार के होते हैं: पांडुलिपि, शिलालेख, प्रकाशित सामग्री। साहित्यिक स्रोत। कुछ विद्वानों ने दावा किया है कि प्राचीन भारतीयों के पास इतिहास की भावना ही नहीं थी। शुरुआती पश्चिम विद्वानों को कालक्रम, साब्रे, एक साफ सुथरी कथा और भारतीय ग्रंथों में तारीखों की तंत्रा थी। इसके बजाय उन्हें जो मिला वह दंत कथाएं, अनुष्ठान, प्रार्थना आदि थे। हमें चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग के लेखन से पता चलता है कि भारत के प्रत्येक राज्य के पास आधिकारिक रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए अपने स्वयं को अधिकारी और विभाग थे जो महत्वपूर्ण घटनाओं सहित राज्य के विभिन्न पहलुओं का लेखा जोखा रखते थे। वैदिक साहित्य। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला साहित्य वैदिक साहित्य है। वैद शब्द संस्कृत मूल के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानने के लिए। वैद का अर्थ है जानना, जानने के लिए। वैद मौखिक साहित्य में उत्कृष्ट है। उन्हें पारंपरिक रूप से श्रुति यानी सुना या प्रकट ग्रंथों के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि शब्द पहले मनुष्य के कानों में भगवान ब्रह्मा द्वारा कहे गए थे। ऋग्वेद संहिता। ऋग्वेद की आनुवांशिक सामग्री के बावजूद इतिहासकार पशुपालन, अर्थव्यवस्था, कबीले के प्रमुख राजा, विष की स्थिति, भाग और बलि और सामाजिक वर्गों जैसे विषयों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करते हैं। अर्थवेद संहिता। इसमें शाही अनुष्ठानों और दरबार पुजारियों के कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार इसकी सामग्री का अध्ययन वैदिक काल के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक महत्वपूर्ण खंड दवा के रूप में जड़ी बूटियों और प्रकृति व्युत्पन्न औषधि के बारे में भी बात करता है। सामवेद संहिता। शास्त्रीय संगीत की जड़ें सामवेद के ध्वनि संगीत विशेष रूप से मंत्री की संरचना और सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे गंधर्व वेद के नाम से जाना जाता है, जो एक उपवेद है। यजुर्वेद संहिता। यह प्राथमिक उपनिषदों का सबसे बड़ा संग्रह है। बृहदारण्यक उपनिषद, कथा उपनिषद, ईश उपनिषद, मैत्री उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद, जिनमें से हिंदू दर्शन है, विभिन्न स्कूल विकसित हुए हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में धर्म, कर्म और मोक्ष, इसका शाब्दिक अर्थ जीवन और मूल्य के दुष्प्रभाव से मुक्ति है, लेकिन यह दुख, स्वतंत्रता या आत्मा प्राप्ति से मुक्ति के लिए भी लिया जाता है कि हिंदू अवधारणा पर शुरुआती व्यापक चर्चाएं हैं। वेदों के लिए उचित समझ के लिए 6 वेदों के अंग का विकास किया गया है: शिक्षा, स्वर विज्ञान, कल्प, अनुष्ठान,
व्याकरण व्याकरण, निरुक्त व्युक्ति, छंद मैट्रिक्स, ज्योतिष खगोल विज्ञान। प्रत्येक वेदांग ने अपने चारों ओर एक विश्वसनीय साहित्य विकसित किया है जो सूत्र रूप में है, अर्थात उपदेश। वेदों के अलावा ब्राह्मणों, अनुरूयकों और उपनिषदों जैसे ग्रंथों को भी वैदिक साहित्य में शामिल किया गया है। वसुदेव कुटुंबकम, संस्कृत में वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है दुनिया एक परिवार है। यह भारत की संसद के प्रवेश द्वार पर अंकित है और इसे महाउपनिषद से लिया गया है। वसुधा का अर्थ पृथ्वी से है, एव का अर्थ वास्तव और कुटुंबकम का अर्थ है परिवार। इसका उपयोग उस श्लोक में किया गया है जो एक ऐसे व्यक्ति की विशेषता का वर्णन करती है जिसने आध्यात्मिक उत्थान के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया है और जो भौतिक संपत्ति और प्रलोभनों में जकड़े बिना अपने सांसारिक कर्तव्यों में भाग लेने में सक्षम है। अर्थिनिदेवो भव, इसे तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। पारंपरिक हिंदू धर्म में किसी एक देवता की पूजा में 5 चरण प्योचार पूजा शामिल होते हैं जो मेहमानों का स्वागत करते हैं। समय माने जाने वाली 5 औपचारिकताएं होती हैं। सत्यमेव जयते, इसे सत्य की विजय, केवल सत्य विजित है के रूप में अनुदित किया गया है। सत्य अजय है, सत्य सत्य है मूढ़क उपनिषद से लिया गया एक वाक्यांश है। एक नारे के रूप में इसे लोकप्रिय बनाया गया है और 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा व्यापक राष्ट्रीय उपयोग में लाया गया। इसे स्वतंत्रता के अवसर पर भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य घोषित किया गया। ये हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में अशोक चक्र पर अंकित है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया माना जाता है और इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। कालक्रम में यह 1000 साल तक फैला है। कुछ हिस्से जिससे पहले साल तक, जिसमें पहले की अवधि और कुछ बाद की अवधि के हैं। ऋग्वेद में पशुपालन, पूर्व वर्ग समाज से कृषि वर्ग जाति समाज की ओर संक्रमण व उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक क्षेत्रों के निर्माण जैसे प्रक्रियाओं की जानकारी इन ग्रंथों से प्राप्त हुई है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ है। इसकी 15 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पुस्तकें और थर्ड के आरंभिक माना जा सकता है और लगता है कि यह अलग अलग हाथी की कृतियां हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थशास्त्र के अंतिम संस्करण से पहले भी राजकीय वस्तुओं के लेखन और अध्यापन की परंपरा थी, क्योंकि कौटिल्य अपने पूर्वजों के शरण को स्वीकार करता है। महाकाव्य, 2 महान महाकाव्य रामायण और महाभारत लगभग 500 BCE से 500 CE को भी एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। व्यास लिखित महाभारत पुराण है और संभवतः लगभग 10वीं-14वीं शताब्दी BC की स्थिति को दर्शाता है। अयोध्या की खुदाई से उत्तरी काली पोलिश मध्यभांड की अवधि तक बस्तियों का पता चला है। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, बागपत, मथुरा, तिलपत और बराठ में खुदाई की गई है और चित्रित दूसर मध्यभांड अवधि के समय के हैं। पुराण व्यास द्वारा लिखित हिंदू ग्रंथों की एक श्रेणी है। उन्हें गुप्त और उत्तर गुप्त काल के समय का माना जाता है। 18 महापुराण और कई उपपुराण हैं। अनुष्ठान, पूजा, ब्रह्मांड विज्ञान और ज्योतिष, पौराणिक कथाओं, वंशावली, कानून, राजनीति, शिक्षा प्रणाली, प्रतीक, कुराधान सिद्धांत, युद्ध और सेना का संगठन, युद्ध, मार्शल आर्ट, कूटनीति, स्थानीय कानून, सार्वजनिक परियोजना के निर्माण, जल वितरण के तरीकों, पेड़ों और पौधों, चिकित्सा, डिजाइन और वास्तुकला, रत्न विज्ञान, व्याकरण, छंद, कविता, खादा और कृषि अनुष्ठान, भूगोल और मिथिता, निहार और पड़ोसी राज्यों का सांस्कृतिक इतिहास। पुराणों में प्राचीन भारत के इतिहास के पूर्ण निर्माण के लिए उपयोगी जानकारी है।
वे राजवंशों के राजनीतिक इतिहास और वंशावली पर प्रकाश डालते हैं। प्राचीन राजवंशों पर पुराणों में बहुत कुछ है, जैसे हर्यक, शिशुनाग, नंद मौर्य, सुंग, कौरव और आंध्र पुराणों में गुप्त राजाओं के साथ वंश सूची शामिल होती है। पुराण नदियों, झीलों, पहाड़ों आदि पर भौगोलिक जानकारी प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए वे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल के पूर्ण निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। संगम साहित्य। सबसे शुरुआती तमिल ग्रंथ संगम साहित्य लगभग 400 BC से 200 CE। इनका संग्रह गोष्ठियों में हुआ, जिन्हें संगम कहा जाता था, और इसमें उत्पादित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाने लगा। 3 संगम साहित्यिक सम्मेलन हुए। पहला और अंतिम सम्मेलन मंदिर में, दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम में हुआ था। कविताओं में लगभग 3000 पंक्तियां प्रेम, आयुध, युद्ध के विषयों पर है। इनके कवि शिक्षकों, व्यापारियों, बढ़ई, सुनार, लोहार, सैनिक, मंत्री और राजा आदि सभी वर्गों से आते थे। लेखों के विविध विषयों के कारण वह अपने समय के लोगों के राजमर्रा के जीवन की जानकारी की खान है। चोल राजाओं का उल्लेख दाता के रूप में किया जाता है। संगम साहित्य में कावेरी पट्टिनम जैसे कई समुद्र शहरों का उल्लेख है। वे अपने जहाजों में आने वाले यवनों, सोने के लिए काली मिर्च खरीदने और स्थानीय लोगों को शराब और महिला दासों की आपूर्ति करने की बात करते हैं। जीवन वृत्तांत, कविता और नाटक। प्रारंभिक भारत नाटक और कविता की कई कृतियों का भंडार है। सबसे पहले संस्कृत के कवियों और नाटकारों में अश्वघोष और भाषा शामिल है। अश्वघोष ने बहुचरित, सारिपुत्र, कृष्ण और सौंदर्यजन को लिखा। भाष एक नाटककार थे और उन्होंने पंचरात्र, दस्ता, वाक्य, बालचरित और स्वपन वासुदाता लिखा। अभिज्ञान सांकुलितम, मलविकाग्निमित्रम, विक्रम मोर्शियम और रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम जैसे काव्य कृतियों को लिखा। उल्लेख विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी CE का किया जा सकता है। यह नाटक इस बात पर आधारित है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की ओर से नंदों के मंत्री राक्षस पर कैसे विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें तत्कालीन समाज और संस्कृति की झलक भी मिलती है। प्रसिद्ध राजाओं की जीवनी या साहित्य का एक दिलचस्प हिस्सा है। पृष्ठभूमि राजवंश के हर्षवर्धन के बाद में स्तरपरक शब्दों में बात करता है। बिल्हन का विक्रम देवचरित लगभग 12वीं सदी बाद के चाणक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है और उनकी जीत का वर्णन करता है। बौद्ध और जैन साहित्य। यह क्रमश पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखा गया था। प्राकृत संस्कृत का एक रूप था और प्रारंभिक जैन साहित्य अधिकतर इसी भाषा में लिखा गया है। बौद्ध भिक्षुओं के साथ यह श्रीलंका पहुंचा। यह एक जीवंत भाषा है। अशोक की शिक्षाएं भी पाली में है। बुद्ध की मृत्यु के बाद रचित पाली ग्रंथ श्री पीठक 3 टोकरी हमें बुद्ध और 16 महाजनपदों के समय के भारत के बारे में बताते। सूत पिटक में कहानियों, कविता और स्वाद के रूप में विभिन्न सिद्धांतों पर बुद्ध के प्रवचन शामिल हैं। विनय पिटक भिक्षुओं के लिए 227 नियमों और विनियमों के बारे में है। अधीनम पिटक शाब्दिक रूप से उच्च धम्मा में थेरवाद के अनुसार बौद्ध दर्शन से संबंधित विषय है और इसमें सूचियां सारांश शामिल है। थेर गाथा और थेरी गाथा कविता का एक संग्रह है जिसमें छंद के रूप में बौद्ध भिक्षुओं के शुरुआती सदस्यों ने सुनाए थे। थेरी गाथा भारत की पहली संरक्षित कविता संग्रह है जिसे महिलाओं द्वारा रचा गया है। इसलिए यह न केवल बौद्ध धर्म के लिए बल्कि लिंग अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। थेरी गाथा इस दृष्टिकोण का पुरजोर समर्थन करती है कि महिलाओं आध्यात्मिक प्राप्ति के मामले में पुरुषों के बराबर है। दिगंबरों का साहित्य जैन शौर श्रेणी में है, जबकि श्वेतांबर साहित्य अर्धमागधी की 2 उपभाषाओं में है। पुरातात्विक स्रोत। पुरातत्व के द्वारा अतीत को समझने के लिए भौतिक संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इसका इतिहास से घनिष्ठ संबंध है।
मूर्तियां, मिट्टी के बर्तनों, हड्डियों के टुकड़े, घर के अवशेष, मंदिर के अवशेष, अनाज, सिक्के, मोहरें, शिलालेख आदि व अवशेष हैं जो पुरातत्व विज्ञान की विषय वस्तु के रूप में हमारे सामने हैं। मानवीय गतिविधियां 20 लाख साल पहले ही शुरू हो गई थी। इसी तरह यह माना जाता था कि अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप में मानव सभ्यता लगभग पहले सहस्राब्दी बीसीई के उत्तरार्ध में आबाद हो गई थी। उत्खनन और अन्वेषण जैसे पुरातात्विक तरीकों महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यापार, राज्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पहलुओं, धर्म है इस तरह के सांसारिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं, जैसे कि लोग कैसे रहते, खाते और कपड़े पहनते थे। खनन दो प्रकार की होती है, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर उत्खनन गहरी स्तरों को काट दिया जाता है। क्षैतिज खुदाई उस परत में विभिन्न प्रावेशों के बीच स्थानीय संबंधों को प्रकट करने के लिए एक विशेष परत को खोलकर क्षैतिज आगाम पर जोर देती है। आज कुछ सामग्री जिसे पहले अध्ययन के लायक नहीं माना गया था महत्वपूर्ण माना जाता है, जैसे कि जले हुए बीज, पौधे की सामग्री, पराग अवशेष और प्राचीन अवशेष जानवरों और मनुष्यों। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्का एक धातु मुद्रा है और इसका एक निश्चित आकार और वजन मानक है। सिक्के तांबे, चांदी, सोने और शीशे से बनते थे। उपमहाद्वीप में सबसे पुराने सिक्के हैं, ये ज्यादातर चांदी के और कभी कभी तांबे के होते हैं। कुछ सोने के आहत सिक्के भी मिले हैं, लेकिन वे बहुत दुर्लभ है और उनकी प्राथमिकता संदिग्ध है। आहत सिक्कों पर केवल प्रतीक मिलते हैं। प्रत्येक प्रतीक को अलग अलग आहत किया जाता है, जो कभी कभी एक दूसरे को अतिव्याप्त करते हैं। कुषाणों ने अपने सिक्के चांदी में कम और सोने और तांबे में ज्यादा जारी किए। वीमा कनफिशेस के सिक्के पर एक बैल के साथ खड़े शिव की आकृति मिलती है। इन सिक्कों पर मुद्रा लेख में राजा स्वयं को महेश्वर यानी शिव का भक्त बताया है। कुषाण के सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के साथ हमें कई फारसी और ग्रीक देवताओं के चित्र भी देखने को मिलते हैं। हालांकि सबसे पुराने सिक्कों में केवल चिन्ह थे, जो बाद में राजाओं देवताओं के साथ उनकी शीरियों और नामों का भी उल्लेख करते हैं। दिनार के नाम से प्रसिद्ध सिक्के अच्छी तरह बने हुए थे। गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्के की संख्याओं और शुद्धता में गिरावट आ गई थी। शिलालेख शिलालेख इतिहास लिखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोत है। इसमें बाद के समय में कुछ जोड़ना लगभग असंभव है। भोजपत्र, ताड़ के पत्ते, कागज जैसी नरम सामग्री पर लिखे शब्दों की पूर्ण नकल करने की आवश्यकता होती थी, क्योंकि पुरानी पांडुलिपियां समय के साथ नष्ट हो जाती है। शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख पढ़े गए। गांधार क्षेत्र में खुरोष्टी लिपि प्रयोग में लाई जाती थी। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेस को जाता है। अशोक के शिलालेखों की लिपि काफी विकसित है। श्रीलंका में अनुराधापुरा की खुदाई में छोटे लेखों वाले बर्तन मिले। अभिलेख विभिन्न प्रकार के थे। अशोक के शिलालेख राजकीय आदेश थे, जो सामान्य रूप से अधिकारियों या लोगों को संबोधित थे। वह सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक मामलों में संबंधित थे। तामपत्रों पर उत्कीर्ण राजकीय भूमि अनुदानों के कई हजार शिलालेख मिलते हैं। शिलालेख जो उनके संरक्षणों की प्रशंसा में लिखे गए हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को दर्शाता है, लेकिन इस एकमात्र शिलालेख के बिना यह मान गुप्त शासक अज्ञात रह जाता। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने अपने ऐहोल शिलालेखों में वंशावली और उपलब्धियों के बारे में बताया है। शंग शासक रुद्रमन के जूनागढ़ गिरनार शिलालेखों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील नामक एक जलाशय के निर्माण का रिकॉर्ड है। शिलालेख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत है। शिलालेखों के कई अन्य उपयोग भी हैं। उदाहरण के लिए वे हमें मूर्तियों की तिथियों के बारे में बताते हैं। वे हमें विलुप्त होने वाले धार्मिक संप्रदायों के बारे में बताते हैं। वे हमें आजीविका पंथ, ऐतिहासिक, भूगोल, मूर्तिकला का इतिहास, कला और वास्तुकला, साहित्य और भाषाओं का इतिहास और यहाँ तक कि संगीत जैसी कला के बारे में भी जानकारी देते हैं। स्मारक ये स्थापत्य, कलात्मक इतिहास और भारतीय संस्कृति की उपलब्धियों को दर्शाता है।
अंजता और एलोरा जैसी बड़ी गुफाओं की खुदाई पश्चिम भारत की पहाड़ियों में की गई है। उसमें चैत्य और विहार मिले हैं। एलोरा कैलास मंदिर और मामल्लपुरम के रथ मंदिरों को पत्थरों को काटकर बनाया गया है। पुरातात्विक खुदाई में बुद्ध के समय से संबंधित तक्षशिला, कौशाम्बी, काशी, राजघाट, अयोध्या, वैशाली, बौद्ध कथा की बस्तियों को प्रकाश में लाया गया। कहा जाता है कि तक्षशिला को छोड़कर इन सभी स्थानों पर 6वीं शताब्दी बीसी में बुद्ध ने यात्रा की थी। विदेशी वृत्तांत 18वीं शताब्दी में विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्टम में चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना, जो मौर्य कालक्रम का आधार बना। मैक्सथिनिज, डायमैक्स और डायमोनिसियस थे सेल्यूकस के दूत। मैग्रुस्थनीज ने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने ठहरने का विवरण दिया है। मिस्र में सब बसे एक अज्ञात ग्रीक लेखक ने लगभग 800 सीई में पेरिप्लस ऑफ एरिथीन व भारतीय तटों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। एक अन्य लेखक टालेमी ने 2वीं शताब्दी सीई में भारत का एक भौगोलिक ग्रंथ जियोग्राफी लगभग 150 सीई में लिखा था। यूनानी लेखक भारतीय भाषाओं और रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे। उनकी जानकारी अविश्वसनीय तथ्यों और सूचनाओं से भरी हुई है। हेरोडोटस द्वारा लिखित हिस्टोरिच भारत फ्रांस के संबंधों में जानकारी देता है। फ्राहियान ने गुप्त और हवेन वैसांग ने हर्षवर्धन के समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया। इन अरब विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध अब रियान थे, जिन्हें अल बरूनी के रूप में जानते हैं। तहकीक ए हिंद वास्तव में एक विश्वकोश है। इसमें भारतीय लिपियों, विज्ञान, भूगोल, ज्योतिषी, खगोल विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्वास, रीति रिवाजों, धर्मों, त्योहारों, अनुष्ठानों, सामाजिक मानदंडों और कानूनों जैसे विषयों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 देखने के लिए पहले इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको ये पार्ट वाली जो हमारी सीरीज जो चलेगी वो आपको पूरी कंप्लीट तभी समझ आएगी। तो वीडियो में कमेंट करके बताओ ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।